हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्यारे दोस्तों, दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय हो चुका है भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का, जानने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं हर बार कहता हूं दोस्तों। और साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर हम ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ सुबह के 11 बजे भूगोल से संबंधित हमारा अध्ययन चलता है और दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान से, और रात 8:05 पे जो हमारा अध्ययन चलता है वो चलता है इतिहास से संबंधित। तो तीनों ही क्लासों को, तीनों ही सब्जेक्टों को बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है दोस्तों। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो अगर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार दीजिए दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको ज़मीन से आसमां की बुलंदी तक जरूर पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है? निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। दूसरा कह रहा है इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। तीसरा कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। चौथा विकल्प कह रहा है कि यह एक अखिल भारतीय संस्था है। तो प्यारे दोस्तों, विकल्पों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और यह एक अखिल भारतीय संस्था है। इन चारों विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, ये भी सही है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है, ये भी सही है। पर इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी लिहाज से आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? 3, 4, 5, 6। बात समझ में आ रही दोस्तों? निर्वाचन आयोग में कुल कितने पदाधिकारी हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 3, क्योंकि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 पदाधिकारी होते हैं। तो ए विकल्प में दे रहा है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। विकल्प क्या है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कानून मंत्री। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बी विकल्प सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पर अगर बात किया जाए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा ये जो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो वो है एक्ट 324 का खंड 2। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 324 का खंड 2 के अंतर्गत करता है, यानी कि 324 का खा कह सकते हैं, उसके अंतर्गत करता है। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है।
पहला कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां अलग अलग होती हैं। दूसरा कह रहा है जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। तीसरा कह रहा है जो राज्यपाल होते हैं वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करते हैं। और चौथा जो विकल्प है वो कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष आयु तक का होता है। बस समझ में आई दोस्तों। प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है, फटाफट से उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां अलग अलग होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समान होती हैं। दूसरा कह रहा है कि चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के समान होते हैं, जी नहीं पाया दोस्तों, अलग अलग होते हैं। चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं सुप्रीम कोर्ट के समान होते हैं। अगला कह रहा है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है, तो ये कथन भी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि राज्यपाल जो होता है वो प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति नहीं करता, यह राज्य चुनाव आयोग से संबंधित होता है, ठीक है। और लास्ट है जो है चौथा विकल्प, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष का होता है, तो यही सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है। ए विकल्प है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। दूसरा कह रहा है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तीसरा कह रहा है किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। चौथा कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की निर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो निम्न में से कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है। आपके विकल्प आपके सामने है दोस्तों, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना सही है। राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना, ये बात बिल्कुल सही है। पर किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, ये गलत हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, तो ये सी विकल्प हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। विकल्प कह रहा है जैसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है जैसी प्रक्रिया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, या फिर लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है, या फिर लोकसभा के में प्रस्ताव पारित करके, या फिर निम्न में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों प्रश्न था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, ये बात सही है। लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि एक तो सही ही है। तो और ये संविधान के किस एक्ट के अंतर्गत है दोस्तों, तो ये 324 के 5 के अंतर्गत बात कही गई है, एक्ट, ठीक है। एक्ट 324 के 5 के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही, हाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है, ये आपको उत्तर देना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है।
बात समझ में आ रही है दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? विकल्प राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बता दूं कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को जिसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? आपके विकल्प में विधानसभा, राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। दोस्तों निम्नलिखित में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता? विकल्प कह रहा है विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके देखरेख में लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनके देखरेख में लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के नहीं होते हैं। दोस्तों ग्राम पंचायत के नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो ग्राम पंचायत और नगर निगमों के चुनाव होते हैं या राज्य निर्वाचन आयुक्त के देखरेख में होते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से प्रश्न क्या देखा दोस्तों कि निम्न में से मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता। कौन सा चुनाव है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के देखरेख में नहीं होता है? विकल्प विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। तो प्यारे दोस्तों ग्राम पंचायत को छोड़कर सभी होते हैं। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, क्योंकि राज्य के अंतर्गत होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हताएं संविधान में दी गई हैं? बात समझ में आ रही है दोस्तों? फटाफट से उत्तर देना है आपको कि निर्वाचन आयोग के सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है। पहला कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना, कम से कम 5 साल तक एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 324 एक्ट जो 324 है, इस 324 के 2 के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें किसी विशेष अर्हता जैसे आयु, अनुभव या सेवा का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात निर्वाचन आयोग के सदस्य के लिए कोई संवैधानिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इस लिहाज से उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प। दोस्तों क्या हो जाएगा? डी विकल्प। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? आपके विकल्प है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दमन एवं दीव। बात समझ में आई दोस्तों? निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? विकल्प क्या है? दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दमन एवं दीव। तो भारत के संघ शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली है जो कि राष्ट्रीय राजधानी भी है, और पांडिचेरी में ही विधानसभा और मंत्रिपरिषद चुनी जाती हैं। दिल्ली और पांडिचेरी में, एक दिल्ली है और एक पांडिचेरी है, पुद्दुचेरी जिसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा पुद्दुचेरी। ठीक है, एक दिल्ली है, दूसरा पुद्दुचेरी है, जिसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली है ना, इसमें मंत्रिपरिषद नहीं होती। तो इस लिहाज से उत्तर यहाँ पे खाली दिल्ली दे रहा है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो कथन दिया गया है 3, ये कथन में से कौन जो है वो न्यायालय की स्थापना के कारण थे? गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, गरीबों को न्याय उनके द्वार पर या द्वार तक कह लीजिए,
तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों आइए देखते हैं। तो गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच आसान सुनिश्चित करना, ये सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया, ये भी सही है। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ये कौन से विकल्प में आएगा? तो ये डी विकल्प में आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो संविधान का जो एक्ट 157 है, यानी एक्ट 157, क्या है दोस्तों? एक्ट 157, ठीक है। इसके अनुसार राज्यपाल बनने की कुछ योग्यताएं दी गई हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, देखिए पहला सही है। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये 45 वर्ष है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि और बाकी उसे विधायक के रूप में कार्य करना चाहिए, तो ये भी गलत है। उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए, ये भी गलत है। तो योग्यताएं क्या हैं? पहला सही हो जाएगा दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं? राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? कि वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्ट क्या है दोस्तों, जो एक्ट की बात कही गई है, एक्ट क्या है ये भी याद रखिएगा। एक्ट 243 का 2 जो है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। उसे केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए है, लेकिन हटाने की सिफारिश राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि वह चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? पहला कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 में बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है। 226 जो अनुच्छेद है वो उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा अधिकार प्रदान करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 अधिकार देता है मौलिक अधिकार को की रक्षा करने की, और उच्च न्यायालय को 226। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों अधिकार क्षेत्र में जो बात आती है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? आपके विकल्प में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है, ये आपका प्रश्न है। विकल्प है भारतीय साक्ष्य अधिनियम
72 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्राकृतिक दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कठोर प्रावधानों से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात न्याय, निष्पक्षता और समान अवसर के आधार पर। अगला प्रश्न क्या है कि पैसा अधिनियम का विस्तार, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ठीक है, और ये अधिनियमित कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके विकल्प है 1996, 1997, 1998, 1999। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1996। कौन सा होगा? 1996। तो यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है? इसका उद्देश्य क्या है कि पंचायत राज व्यवस्था का विस्तार करना तथा ताकि आदिवासी समुदायों को सुशासन का अधिकार मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? बात समझ में आ रही है? अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? आपका विकल्प है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्र समिति उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गठित की जाती है जहां तेजी से शहरीकरण या औद्योगिकरण हो रहा हो, लेकिन वह क्षेत्र अभी नगरपालिका के रूप में घोषित नहीं किया गया है। इसलिए निकाय अस्थायी रूप से विकसित होते शहरों या औद्योगिक कस्बों का प्रशासन करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा पहले दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा पहले दोस्तों कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो वो है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1954, 1950, 1945। तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो स्थानीय सरकार की जो केंद्रीय परिषद है इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र और राज्यों के बीच स्थानीय सुशासन को संबंधित नीतियों के समन्वय को बढ़ावा देना। ठीक है, इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 1954 में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा पहले दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जो केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। ठीक है दोस्तों, गृह मंत्रालय। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? विकल्प कह रहा है कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान हैं? लेख यानी एक्ट की बात कही गई है। 233 से 237 लेख यानी वही अनुच्छेद है दोस्तों। 211 से 222, अनुच्छेद 200 से 210, अनुच्छेद 181 से 200। तो निम्नलिखित जिस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय के गठन को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है वो दिया गया है 233 से 237। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर बात करें कि किस भाग में है ये, तो भाग 6। कौन सा है दोस्तों? भाग 6 में। ठीक है, भाग 6 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? आप विकल्प क्या है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा, जो अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुच्छेद 39A।
क्या हो जाएगा 39A। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 39A जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला के विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, तुंगन समिति। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला केंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये समिति कब बनी? अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? किसी गाँव या गाँव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तो किसी गांव या गांव समूह में ग्राम सभा का आयोजन, बिल्कुल सही है। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर मध्यवर्ती सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी सही है। ग्राम सभा में शक्तियों कार्य शक्ति प्रदान करना, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा तो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है उसी के लिए गठित समिति द्वारा उसकी जांच की जाती है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न के आधार पर कौन सा सही है, तो वह है वे अंतिम और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आपका सी विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए प्यारे दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है? 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2010 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 212 का सूचना का अधिकार अधिनियम या फिर 215 का सूचना अधिकार नियम? तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम 205 के तहत किया गया है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 205 की सूचना के अधिकार के अधिनियम। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेहनत और संघर्ष से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। जितनी अच्छी मेहनत होगी, याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। तो इसी जुनून के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।